नमस्कार साथियों, मैं हूं एस मौर्य और आपका स्वागत है मौर्य क्लासेस में। और आज हम जानेंगे भाग दो। हमारा भाग एक हो चुका है, ईंटें, मनके तथा अस्थियां, कक्षा 12वीं इतिहास एनसीईआरटी। ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और इसका भाग हम एक पहले देख चुके हैं। तो भाग दो में आज आपको समझाने वाला हूं। इसमें मेन जो बिंदु है वो हमने 12वीं की एनसीईआरटी बुक से लिए हैं। तो आइए जानते हैं मेन बिंदु कौन कौन से हैं। हम जानते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो जो है ना, वो हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। कैसा स्थल है? प्रसिद्ध। जी हां, सबसे प्रसिद्ध स्थल है ये। इसकी जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है इसका? 125 हेक्टेयर। अधिकतर परीक्षा में आ जाता है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 125 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। यहां पे बहुत सारे समाधान मिले हैं, इसलिए इसको जो है मृतकों का टीला कहा गया है। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया मृतकों का टीला। चलिए, यहां से क्या क्या चीजें मिल रही हैं? तो यहां से एक बहुत बड़ा स्नानागार मिल रहा है। क्या मिल रहा है? स्नानागार। जी हां, यहां से स्नानागार मिल रहा है। स्नानागार ये काफी बड़ा स्नानागार है। इसमें दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा में इसके तल तक जाने के लिए सीढ़ियां पाई गई हैं इसमें, और आसपास कमरे पाए गए हैं और एक कुआं भी पाया गया है यहां। तो ऐसा माना जाता है कि धार्मिक जो अनुष्ठान होता था उस समय के लिए ये स्नानागार बनाया है कि धार्मिक अनुष्ठान में लोग यहाँ इकट्ठे स्नान कर सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ का क्या स्नानागार, जो काफी फेमस है, कई परीक्षाओं में ये आ चुका है। और क्या प्राप्त हो रहा है? अन्नानागार। जी हाँ, अन्न को रखने के लिए, जैसे आजकल क्या है वेयर हाउस वगैरह बना देते हैं, वहां पे अन्न को स्टोर किया जाता है। उसी प्रकार यहां भी एक अन्नानागार, एक बहुत बड़ा मकान मिल रहा है। उसमें क्या है, ये अन्न को स्टोर करके रखा जाता था। वहां से अनाज के दाने मिले, इससे हमें जानकारी मिल रही है कि क्या है, ये अन्नानागार था। चलिए, यहां से और क्या मिल रहा है? नर्तकी। जी हाँ, नर्तकी की जो मूर्ति मिली है वो कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। अगला पॉइंट है शवाधान। यहां से काफी सारे शवाधान मिल रहे हैं, इसीलिए इसका नाम भी है मृतकों का टीला। चलिए, और क्या है यहाँ पे? कुएं। जी हाँ, यहाँ पे कुएं मिल रहे हैं। तो कुओं की संख्या कितनी है? 700 कुएं। जी हाँ, यहाँ पे कुएं पाए गए हैं, वो उनकी संख्या 700 है। ये अधिकतर परीक्षाओं में आ जाता है। इसका विशेष ध्यान रखें कि 700 कुएं पाए गए हैं। कहां पे पाए गए हैं? ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं 700 कुएं। और ये जो कुएं थे तो घर के आंगन में इस तरह से ये कुएं बनाए जाते थे कि अगर कोई राहगीर है तो वो भी आसानी से आके वहां पानी पी सकता है। चलिए, ये अपना पॉइंट क्लियर होता है। आगे चलते हैं। मकान। तो वहां मकान कैसे बन रहे हैं? तो वहां मकान बन रहे हैं डुप्लेक्स, यानी कि 2 मंजिला। कैसे बन रहे हैं? 2 मंजिल। जी हां, 2 मंजिल मकानों के साथ मिल रहे हैं हमें। कहां से? मोहनजोदड़ो से। मकान बनाए किस तरह गए हैं? देखिए, यहाँ के जो भी मकान बनाए गए, जैसे आजकल कॉलोनियां कटती हैं बड़े बड़े शहरों में, वहां रोड डाली जाती है, वहां नालियों की व्यवस्था की जा रही है, सीवर लाइन की व्यवस्था की जाती है। बिल्कुल उसी तरह से एक नक्शे के आधार पर ये यहाँ पे मकान मिल रहे हैं। और ये जो प्रणाली है उसको बोलते हैं गृह प्रणाली। जी हां, ये गृह प्रणाली से मकान बन रहे हैं। मकान किस तरह बन रहे हैं? ये है गृह प्रणाली। किस तरह मकान बन रहे हैं? ये यहां की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, और मकान बिल्कुल नाप तोल के, जैसे ये सड़क है तो इसके बगल में ये मकान बनाए जा रहे हैं, बिल्कुल जैसे आजकल कॉलोनियां काटती है, सेम उसी का। और इन मकानों के जो दरवाजे हैं, ये मेन रोड है तो मेन रोड पर नहीं खुल रहे हैं, ये कहां जा रहे हैं? ये देखिए, ये अंदर गली है और ये गली में इनके ये दरवाजे यहां पर गलियों में ये खुल रहे हैं। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? गृह प्रणाली। जी हां, गृह प्रणाली। और इसे गृह पद्धति भी कहते हैं कुछ लोग, गृह पद्धति।
एक ही चीज है, चाहे गृह प्रणाली कह लें या गृह पद्धति कह लें। इसके द्वारा ये यहाँ का नगर नियोजन हुआ है, इस तरह से सड़कें बनाई गई हैं और ये मकान बनाए गए हैं और 2 मंजिल मकान बनाए गए हैं। और यहाँ पर क्या मिल रहा है, कुएं भी मिल रहे हैं मकानों में, और उनकी संख्या कितनी है, 700 संख्या है इनकी। चलिए, गृह प्रणाली क्या बन गया, मकान बन गए, सड़कें बन गई। सड़कों के किनारे किनारे क्या है, जैसे ये मकान है तो इनके किनारे किनारे क्या है, मकानों के किनारे किनारे यहां नाली है और ये सड़क के किनारे बड़ी नाली है, इसमें जाके ये पानी जा रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, नियोजित जल निकासी। बिल्कुल, नियोजित जल निकासी। जी हाँ, जल निकासी का बहुत अच्छा प्रबंध किया गया है। तो यहाँ की मोहनजोदड़ो में ये बहुत ही प्रसिद्ध है, नियोजित जल निकासी और गृह प्रणाली से बना हुआ नक्शा, उसी हिसाब से सड़कें बन रही, उसी हिसाब से मकान बन रहे हैं। ठीक है ना। चलिए आगे। तो मोहनजोदड़ो के बारे में हमने जाना। तो मोहनजोदड़ो क्या है, सबसे प्रसिद्ध स्थल है। क्या है, सबसे प्रसिद्ध स्थल। इसकी खोज किसने की, राखलदास बनर्जी। किसने की, राखलदास, जी हां, राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में इसकी खोज की। और यहां खोज से क्या चीजें मिली हैं, मोहरें मिल रही हैं। क्या मिली, जब इसकी खोज की स्टार्ट की तो मोहरें मिली थी यहां पर। ठीक है। अच्छा, मोहरें किस चीज की बनाई जा रही हैं, चलिए, मोहरें बनाई जाती थी सेल खड़ी पत्थर की। किसकी, सेल खड़ी पत्थर, यहां लिख रखा है मैंने, सेल खड़ी पत्थर की क्या है, बनी हुई मोहरें है। चलिए, इसके बाद आता है हड़प्पा। चलिए, देखिए, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, ये 2 नामों से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी यानी कि सिंधु नदी के किनारे किनारे ये नगर पाए गए हैं, अधिकतर नगर, तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे दिया है। लेकिन हड़प्पा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे प्रथम, जी हाँ, मोहनजोदड़ो क्या है, सबसे प्रसिद्ध, लेकिन सबसे प्रथम स्थल जो खोजा गया वो था हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये कब खोजा गया, 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा, राय बहादुर दयाराम साहनी, इनके द्वारा ये नगर खोजा गया। चलिए, ये भी हमारा क्लियर होता है। अगला अपना बिंदु है दिलमुन। ये दिलमुन क्या है, देखिए, ये मेसोपोटामिया का ये दिलमुन लेक है, जिसके बारे में जानकारी मिलती है हमारी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता के 2 स्थल हैं, मगान और मेलुआ। जी हाँ, मगान और मेलुआ है, जिनकी जानकारी कहां से मिल रही है, मेसोपोटामिया के लेक, दिलमुन का लेक जिसे बोलती है, क्या बोलते हैं, दिलमुन का लेक। जी हाँ, दिलमुन का लेक, यहां से हमें जानकारी मिलती है। इस दिलमुन के लेक से क्या जानकारी मिल रही है, मेलुआ से जो कार्लियन है, लाजवर्त है, सोना है, तांबा है, इन चीजों के बारे में जानकारी मिल रही है, जो कि कहां इस्तेमाल हो रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसकी जानकारी दिलमुन लेक से कहां से मिल रही है, मेसोपोटामिया। तो इससे क्या है कि इन दोनों ही सभ्यताओं में संबंध है, या ये कहा जाए इन दोनों सभ्यताएं समकालीन है। तो ये कहां से जानकारी मिल रही है, दिलमुन का लेक, कहां से, मेसोपोटामिया। और मेलुआ मगान जो 2 जगह हैं या 2 स्थल है, वो कहां के हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। ठीक है, तो यहां से जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ मेलुआ के बारे में एक मिथक है। मिथक का मतलब
कहावत या कोई कहानी जिसका कोई जो है लिखित साक्ष्य नहीं होता, वो मिथक कहे जाते हैं। तो क्या मिथक मिल रहा है? इसे ये मिल रहा है कि हाजा पक्षी, हाजा पक्षी, हाजा पक्षी की आवाज आपके राजप्रसाद में गूंजे, ऐसा लेख मिल रहा है। तो ये हाजा पक्षी की तुलना की गई है, या इसको अधिकतर पुरातत्व में माना है। तो वो हाजा पक्षी क्या है? मोर। क्या है? मोर। कभी परीक्षा में आ जाए तो इसका ध्यान रखना, हाजा पक्षी। कई बच्चों को पता नहीं रहता है परीक्षा में हाजा पक्षी क्या था, तो ये मोर था। इसकी जानकारी कहां से मिल रही है? मेलुआ से। और ये मेलुआ और मगान की जानकारी कहां से? दिलमुल का लेख, मेसोपोटामिया। चलिए, ये पॉइंट अपना क्लियर होता है। मिस्र के समाधान से तुलना। जी हां, मेसोपोटामिया के समाधान और मिस्र के समाधान से तुलना की गई है। तो क्या तुलना की गई है? देखिए, जो मिस्र के समाधान है उसमें क्या कर रहे हैं? जब व्यक्ति को दफनाया जा रहा है तो उसके साथ में क्या है? सोना, चांदी, बहुमूल्य रत्न। जी हां, जब मिस्र में किसी व्यक्ति को दफनाया जाता है तो उसके साथ में सोना, चांदी या बहुमूल्य रत्न ये रखे जाते हैं। ऐसी धारणा थी मिस्र में कि मरने के बाद भी मरने वाला इन चीजों का उपयोग करता है या उसको इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये ऐसी मान्यता है, इसलिए इनको दफनाया जाता था। ये सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्नों को किसके साथ में? कोई भी व्यक्ति या राज्य से संबंधित, राजा से संबंध कोई व्यक्ति है, राज परिवार का व्यक्ति है, उसके साथ ये सारी चीजें अत्यधिक मात्रा में उसके साथ ही दफनाई जाती थी। अच्छा, लेकिन हड़प्पा में क्या मिल रहा है? इसकी तुलना की जा रही, तो हड़प्पा में क्या मिल रहा है? हड़प्पा में ये बहुमूल्य रत्न या बहुमूल्य धातुएं हैं, वो समाधान के समय व्यक्ति के साथ नहीं रखी जा रही है, नहीं दफनाई जा रही। तो वहां क्या मिल रहा है? हड़प्पा सभ्यता में क्या मिल रहा है? देखिए, शंख के बने 3 छल्ले। जी हां, यहां समाधानों में क्या मिला है? शंख से बने 3 छल्ले मिल रहे हैं। ठीक है, मृद भांड मिल रहे हैं, मृद भांड मिल रहे हैं। और साथ ही साथ क्या मिल रहा है? तांबे का दर्पण। जी हां, तांबे का दर्पण। जी हां, ये चीजें जो है हड़प्पा सभ्यता में सबके साथ में या मृत व्यक्ति के साथ में ये सारी चीजें मिल रही हैं। तो यहां पे क्या है? ये धारणा है या ये मान्यता है कि मरने के बाद व्यक्ति इन चीजों का इस्तेमाल करता है या ये चीजें उसके लिए उपयोगी, इसलिए इनको दफनाते समय उनके साथ रखते हैं। जबकि हड़प्पा में ऐसा नहीं है। हड़प्पा में केवल और केवल मृद भांड, शंख से बने 3 छल्ले और तांबे का दर्पण आदि मिले हैं। ठीक, चलिए, हमारा क्लियर होता है। धौलावीरा। धौलावीरा क्यों फेमस है? तो धौलावीरा में जलाशय मिल रहे हैं, जलाशय यानी तालाब मिल रहे हैं, और इनका प्रयोग किस लिए हो रहा है? कृषि के लिए। जी हां, हमें यहां क्या मिला है? स्नानागार मिला है बड़ा, उसका प्रयोग किस लिए है? धार्मिक अनुष्ठान के लिए। लेकिन यहां धौलावीरा हमें जलाशय मिल रहा है, उसका प्रयोग कृषि के लिए। दोनों में अंतर है, ध्यान रखें। और एक नवीनतम स्थल भी है धौलावीरा, इसलिए भी ये फेमस है। चलिए, अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये जो पॉइंट हैं इधर मैंने लिख रखे हैं, उनको आप नोट अवश्य कर लेना, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो ये 12वीं की परीक्षा में तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ कंपटीशन में, बड़े कंपटीशन में ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं और आने के पूरे पूरे चांस भी है। जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? सबसे प्रथम कौन से? प्रथम कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। इनको भारतीय पुरातत्व का जनक, जी हां,
इनको क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ये सबसे पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके बाद कौन आए? 1924 में जॉन मार्शल। कौन आए हैं? जॉन मार्शल। ये पेशेवर पुरातत्वविद थे और इनके साथ इनके अनुभव भी आए। अनुभव कहां पे? इन्होंने यूनान में काम किया और क्रीट में। ये इनके पास बहुत सारे अनुभव थे। और सबसे पहले या प्रथम बार, ये मैं जो बात कह रहा हूं इसको ध्यान से सुने और इसको नोट भी कर लें, प्रथम बार विश्व के सामने इन्होंने घोषणा की थी कि सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज हुई है। यह घोषणा किसने की थी? जॉन मार्शल। नवीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा पूरे विश्व के सामने किसने की? जॉन मार्शल ने। तो इसको ध्यान रखें, इसको नोट करते चलें। आगे आते हैं 1944 में जो डायरेक्टर जनरल बने वो कौन बने? REM व्हीलर। 1924 में जॉन मार्शल साहब बन रहे हैं और 1944 ईस्वी में कौन बन रहा है? REM व्हीलर। ये व्हीलर के नाम से बहुत फेमस है और ये सेना में ब्रिगेडियर रह चुके थे। कौन? ब्रिगेडियर। अगर आप यूजीसी नेट के पेपर देखें पुराने तो उसमें आपको ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ब्रिगेडियर वाला। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाता। तो ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आते हैं, तो इसको विशेष ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं हम। इसके पतन के क्या क्या कारण है? तो अलग अलग पुरातत्वविद अलग अलग बता रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या कारण है? बाढ़, अत्यधिक बाढ़ आई इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई, या जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल देना इत्यादि कारण हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के या उसके खत्म होने के। चलिए आगे। ये कुछ बच्चों के लिए मैंने जोड़ियां यहां पे निकाल के रखी हैं जो 12वीं में बच्चे हैं। जैसे कार्लियन कहां से प्राप्त हो रहा है? गुजरात से। ठीक है, स्थल है लोथल और बड़ौच। सेलखड़ी कहां से प्राप्त हो रही? राजस्थान और गुजरात से। सेलखड़ी किस काम आती है? सेलखड़ी की मोहरें बनाई जाती है। तांबा कहां से प्राप्त हो रहा है? खेतड़ी राजस्थान से। सोना कहां से प्राप्त होता है? दक्षिण भारत से सोना प्राप्त हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे आप नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।